नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। हिंदी साहित्य हजारों वर्षों का समृद्ध और संपूर्ण इतिहास। आज हम इस साहित्य को जहाँ एक किताब में या फिर एक ग्रंथ के रूप में हम पाते हैं, सारे अलग अलग जगह का साहित्य, सारे विभिन्न तरीके के जिसमें प्रवृत्तियां हैं, सारे साहित्य को हमने कितनी सुविधा के अनुसार एक किताब में संजोए हुए पा लिया। पर क्या हमें पता है कि इस किताब को या फिर इस पूरे साहित्य इतिहास को संजोने के लिए कितने कितने विद्वानों ने अपनी मेहनत की होगी, कितने कितने विद्वानों ने इसको खोजने के लिए, सभी साहित्य को एक जगह संग्रहित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में उन्हीं प्रयासों के बारे में, उसी लेखन परंपरा के बारे में और उसी लेखन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। इसे कह सकते हैं कि आज हम साहित्य लेखन के सिद्धांत को समझेंगे। साहित्य लेखन के सिद्धांत विषय वस्तु के अनुसार अलग अलग तरीके से सभी विद्वानों ने, जो विद्वान आए जिन्होंने साहित्य का लेखन किया, उन सभी विद्वानों ने अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार इस संपूर्ण इतिहास को एक जगह व्यवस्थित करने का प्रयास किया। कुछ प्रयास इसमें ऐसे थे जो आगे चल करके उतने सफल नहीं हुए, कुछ प्रयास ऐसे जो थे जिनको हम आज भी अध्ययन करते हैं, लेकिन वो सभी प्रयास जो सफल नहीं हुए वो भी हमारे लिए उतने ही क्या कहते हैं रेखांकित करने योग्य हैं जितने बाद के भी, क्योंकि कुछ प्रयास ऐसे थे जो शुरुआती समय में हुए, इसलिए वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज ये हम बात करते हैं उन सिद्धांतों के बारे में। जो पहला ये सिद्धांत है, जो पहली ये पद्धति है, वो है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति बहुत अविकसित मानी गई, उतनी प्रचलित नहीं हुई इसके लिए, इसे क्योंकि इसमें जो दोष था वो ये था कि इसके जो कृतिकार थे, इसके जो इतिहासकार थे, उन्होंने अंग्रेजी के वर्णमाला को इसका आधार बनाया। उन्होंने ए से जेड तक के सभी साहित्यकारों को इकट्ठा किया और उन्हें ए से जेड तक के जो क्रम में है उसमें व्यवस्थित कर दिया। इसका दोष इस प्रकार हो गया कि जो विद्वान जो समय काल में बहुत बाद में रहे थे, वो विद्वान को उन्होंने पहले रख दिया। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, हम जानते हैं वो आधुनिक युग के रचनाकार रहे हैं, लेकिन चूंकि वो उनका नाम 20 अल्फ़ाबेट से आता है तो बहुत पहले रख दिए गए। और विद्यापति जो कि आदिकाल के रचनाकार हैं, उनका चूँकि अल्फ़ाबेट में वी से आता है और वो बाद में रख दिए गए, इसलिए ये जो पद्धति है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई। लेकिन सबसे पहले लेखन का जो प्रयास था, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर जी इस पद्धति को लाने वाले थे। उन्होंने इस पद्धति से ही लेखन शुरू किया था। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हिंदी साहित्य का जो सबसे पहले लेखन का जो प्रयास था वो इन्हीं लोग के द्वारा किया गया। गारसा दत्तासी की पुस्तक थी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि 1839 के समय में ही आई थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रयास भले आज की परंपरा में उतना प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन ये इनके प्रयास जो हैं वो क्या कहते हैं रेखांकित करने योग्य और मूल्यवान रहे हैं। इसके बाद हम जो दूसरी पद्धति की बात कर रहे हैं वो है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति के जो रचनाकार थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने काल को महत्व दिया। जो इस काल से जो रचनाकार जो पिछली जो पद्धति थी वर्णानुक्रम पद्धति के जो दोष थे, उन्होंने बस उस दोष को से ढूंढा कि नहीं ये काल क्रम से आने चाहिए, जो रचनाकार बाद में आए वो रचनाकार बाद में आए, जो रचनाकार पहले आए उसका पहले आए। लेकिन इस पद्धति में भी कुछ अभाव थे, कुछ ऐसे त्रुटियां थी जो इस पद्धति को सर्वमान्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये जो इतिहासकार थे उन्होंने रचनाकार की युगीन जो पृष्ठभूमि है उसको नहीं देखा, वो केवल समय काल पे लेके गए। अगर इसके एग्जाम्पल में हम कहें कि जैसे एक भक्ति काल है, भक्ति काल में कई सारी धाराएं चली, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और ये कहते हैं सूफ़ी संत, इस तरह की जो परंपराएं चली। लेकिन अब उन्हें काल क्रम के हिसाब से अगर केवल संजोना हो तो हम बीच में ऐसा हो सकता है कि कोई राम भक्ति शाखा का कवि आ रहा है, कोई सूफ़ी का कवि आ रहा है, कोई संत का कवि आ रहा है, फिर राम भक्ति का, कोई कृष्ण का। तो ये प्रणाली भी पूरी तरीके से क्या कहते हैं तार्किक नहीं है, क्योंकि जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं वो उसमें इतिहास में उनको उसमें लिखना चाहिए, जो संत शाखा के कवि हैं उनको
उसमें लिखना चाहिए। लेकिन इस जो पद्धति के रचनाकारों ने यही क्रम अपनाया कि जो रचनाकार जिस काल समय में आया था उसको उस काल समय में लिख दिया। थोड़ी बहुत तर्क पे आधारित होते हुए भी यह प्रणाली बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। इस प्रणाली से जो रचना करने वाले इतिहासकार हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन की इतिहास की जो पुस्तक है वो भी बहुत फेमस हुई। उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह जो उनकी पुस्तक थी वो 1888 में आई थी। ये महत्वपूर्ण अपने लिए इसलिए थी क्योंकि पहली बार ग्रियर्सन ने काल विभाजन पूरी शैली के हिसाब से सारे कालों को विभाजित किया था, इसलिए ये पुस्तक अधिक चर्चित हुई। इसके अलावा जो पुस्तक थी मिश्र बंधु की, मिश्र बंधु विनोद, यह 3 भागों में 1913 में आई थी और इसका एक भाग जो है वो 1934 में बाद में आया। कुल मिला के ये पुस्तक 4 भागों में आई और इन दोनों ने कालानुक्रम पद्धति का ही अनुसरण किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पद्धति आती है वो है वैज्ञानिक पद्धति। यह पद्धति पूरी तरीके शोध पर आधारित थी। बहुत हद तक इसने अपने पूर्व में आए हुए दोषों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ये पद्धति इतनी वैज्ञानिक थी कि यहाँ पे केवल तथ्यों का संकलन हो रहा था, जबकि इतिहास जो है वो केवल तथ्यों का संकलन नहीं है। उसमें भाव भी होंगे, उसमें कला भी होगी, उसमें अन्य तरह की मनोवृत्तियाँ भी होंगी। तो यहाँ पे जो इतिहासकार था वो पूरी तरीके से निरपेक्ष नहीं हो सकता, केवल ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन नहीं होना चाहिए था। इसलिए यह पद्धति भी हर तरीके से सही होने के बावजूद उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई जितनी कि हम इसको आगे भी बढ़ा सके। गणपति चंद्रगुप्त और रमाशंकर शुक्ल रसाल जैसे साहित्यकारों ने, जैसे इतिहासकारों ने इसी पद्धति पे अपनी रचनाएं, अपनी पुस्तक लिखी है और वो पढ़ी जाती है, आज भी पढ़ी जाती है। पर वह हम अपने ऐतिहासिकता को देखने के लिए, इतिहास का अध्ययन करने के लिए इनसे भी अधिक ज़्यादा प्रवृत्तियों की मांग करते हैं। इसके बाद जो आती है वो है विधेयवादी पद्धति। हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली यही पद्धति थी। ये पद्धति अन्य पहले वाली पद्धतियों से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस पद्धति ने सभी तथ्यों का संकलन किया, वैज्ञानिकता के आधार पर कार्य कारण की मीमांसा की और साथ में समय काल का भी ध्यान रखा। और इसके अलावा जो अन्य प्रवृत्तियाँ चल रही थी साहित्य की, उस पर भी ध्यान दिया। ये पद्धति हमारे में पाश्चात्य जो विद्वान थे, टॉय या टॉयनबे कहा जाता है, उन नाम से वो जाने जाते हैं, वो इस पद्धति के जन्मदाता थे। और भारतीय परिदृश्य में इस पद्धति का अनुसरण किया रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1921 में लिखी गई थी, वो जो इतिहास वह है वो पूर्णतः इसी पद्धति पर आधारित है। और आज कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही पुस्तक है। तो और इसके अलावा एक और जो पद्धति वो लेखन शैली की प्रचलित है वो है समाजशास्त्रीय पद्धति। यह पद्धति थोड़ी मार्क्सवादी विचारों पर आधारित थी, जिसमें शोषित और शोषक वर्ग के बारे में कहा गया था। आर्थिक पृष्ठभूमि इसकी ज़्यादा थी इस पद्धति की। इस पद्धति का प्रयोग करने वाले रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया अपने साहित्य लेखन में। तो इस तरह की ये तमाम सारी पद्धति थी और सारी ही पद्धतियाँ अपने अपने समय में या फिर अपने अपने जगह जो है वो महत्वपूर्ण रखती हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिन्होंने हमें इतने वर्षों के इतिहास को, हज़ारों वर्षों के इतिहास को संजोने का काम करिए, हमारे सामने वो लेकर के आए। ये सारी पद्धति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सभी का अध्ययन आज भी चल रहा है। इन सभी पुस्तकें हमें आज भी तमाम तरह के ज्ञान देती हैं, इसलिए हम इसका अध्ययन अनवरत करते रहें। आज का वीडियो हमारा जो था वो इसी पे आधारित था, ताकि हम साहित्य लेखन की परंपरा को आगे समझ सकें, इसलिए हमने आज इस सिद्धांत पे बात की। आज के वीडियो में बस इतना तक। धन्यवाद। और अधिक अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।